जय हिंद साथियों। ई गवर्नेंस टॉपिक को हम देख रहे हैं अब। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है, परीक्षा धाम यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली जो बुक है, इसका ये नया एडिशन है। सेकंड एडिशन के वीडियो आ रहे हैं, आपको ये मिल रहे हैं देखने को। तो बिल्कुल नया एडिशन है। हर चीज़ इसमें अपडेट ही मिलेगी आपको, तो उससे आपको निश्चिंत रहना है ना। ई गवर्नेंस इसमें हम देखेंगे और ई कॉमर्स, ये दो टॉपिक एक ही चैप्टर में है, तो अलग अलग हैं। एमसीक्यू भी हैं और फिर अलग से ई कॉमर्स है। तो पहले ई गवर्नेंस को देखेंगे, फिर ई कॉमर्स को देखेंगे। देखो, वीडियो को आप लाइक कर दोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि बार बार कहलवाना नहीं चाहते हो आप, और मैं भी कहना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बार बार ऐसा कहूँ आपसे कि वीडियो को लाइक करिए, अच्छी बात नहीं है। तो आप अपनी इच्छा से कर दिया करो। इतना शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, है ना, और बेहतर क्वालिटी में मिल रहा है, तो आप कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। देखो, ई गवर्नेंस क्या है, हम पहले उस पे आते हैं। जब जो देश के नागरिकों को सरकारी सेवाएं जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। देश के नागरिकों को सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विस जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस है। सभी सरकारी कार्यों का संचालन जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की सहायता से किया जाता है। और भारत में ई गवर्नेंस योजना 2006 से प्रारंभ की गई है। तो भारत में ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई है? 2006 में, जिसके तहत भारत सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। क्या करना चाहती है भारत सरकार जो है वो? इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। किस योजना के तहत? भारत सरकार की ई गवर्नेंस योजना 2006 के तहत। ई गवर्नमेंट के अन्य नाम हैं, जैसे डिजिटल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ऑनलाइन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इंटरनेट गवर्नमेंट और कनेक्टेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ई गवर्नेंस के जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उसको देखें तो इसमें लोग, प्रक्रिया, प्रोसेस यानी कि संसाधन, रिसोर्स और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। ई प्रो ई गवर्नेंस के जो चरण हैं उसको देखें तो पहले कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन संपर्क इसमें शामिल है। देखो, ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लिए चरण हैं। कंप्यूटरीकरण का होना आवश्यक है, नेटवर्क होना आवश्यक है, साथ ही ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन संपर्क होना चाहिए। समाचार पन्नों से बात करें तो स्कॉच चैलेंजर्स पुरस्कार 2021 जो है, 16 जनवरी 2021 को पंचायत राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। अब हम आते हैं ई गवर्नेंस के विकास पर। ई गवर्नेंस का विकास एवं इतिहास देखें तो 1969 में सबसे पहले हम पहुंचते हैं, 1969 में। और हम क्या पाते हैं कि यूएस के रक्षा विभाग के द्वारा कंप्यूटरों के लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो यूएस के रक्षा विभाग हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से, लैन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब? 1969 में। और 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना हुई। कब हुई पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपको सही आंसर करना है 1970। 1976 में आएंगे, जब 1970 के बाद 6 साल बाद, तो एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना से देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। और 1987 में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एनआईसी एनईटी राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत की गई। कब? 1987 में। 1988 में जो नेस्कॉम की स्थापना की, जिसका सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट के बीच संबंध स्थापित करना था। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। इसको ही फुल फॉर्म, इसका ही फुल फॉर्म होता है किसका? नेस्कॉम का। कब हुई इसकी स्थापना? 1988 में। और 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना हुई। तो देखो, हमने क्या क्या देखा। 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना हो रही, और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कब बना था? 1970 में बना था भारत में। सन 2000 में आईटी एक्ट 2000 के नाम से एक कानून पारित किया गया, लाया गया, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिकी कार्य को संपादन प्रक्रिया से संबंधित कानून को क्रियान्वित किया गया, जिसे आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना गया। और 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस को हैदराबाद में स्थापित किया गया। 2005 में, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा इंडियन गवर्नमेंट डॉट इन नामक वेबसाइट की शुरुआत की गई। तो इंडियन गवर्नमेंट डॉट इन नामक वेबसाइट कब शुरू की गई? ये की गई 2005 में। देखो क्या क्या याद, एक तो 2000 का आईटी अधिनियम आपको याद रखना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 1991 में बना, यह भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेस्कॉम की जो स्थापना वर्ष है वो पूछा जा सकता है, तो कब? 1988, यह भी याद रखना है आपको।
जब हम 2006 में आते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में लगाया गया है। कब? 2008 में। पूछा जा सकता है भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना CSC जो आप अभी देखते हो गाँव में, शहरों में, हर जगह, ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान जो है वो 2014 में प्रारंभ किया गया। कब हुआ? राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान की जो शुरुआत है वो 2014 में की गई थी। 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना था। 2016 में IT मंत्रालय को विभाजित कर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया और 2017 में PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ। तो देखो, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान तो 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ? 2017 में हुआ। और 2021 में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डाटा सेंटर की आधारशिला रखी गई। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, हमने देखा कि सबसे पहले 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना हुई, 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई और 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना हुई। सन 2000 में IT अधिनियम आया, 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू की गई और भारत का पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में लगाया गया। CSC की स्थापना 2009 में की गई और राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान जो है 2014 और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में शुरू हुआ है। इतनी चीज़ें हमने महत्वपूर्ण रूप से देखी। ई गवर्नेंस सर्विस जो है, इसमें कौन-कौन सी सर्विस आती हैं? तो कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस, ये तीनों ही सर्विसें किसमें? ई गवर्नेंस सर्विसेज में आती हैं। कैशलेस में क्या होता है? पेमेंट गेटवे, ई वॉलेट, ई KYC और UPI पेमेंट इसमें शामिल होती हैं। साथ ही पेपरलेस में क्या होता है? देखो, पेपरलेस का मतलब है पेपर नहीं होगा, है ना? पेपरलेस तो डिजिटल लॉकर, डिजिटल सिग्नेचर, ई फॉर्म, ई फिलिंग और डेटरीलाइजेशन ऑफ द ऑल डिजिटल रिकॉर्ड जो है इसमें शामिल है। इसका मतलब है, पेपरलेस का सीधा सा मतलब होता है पेपर का कम से कम प्रयोग करना, इसका उद्देश्य है। फेसलेस का मतलब है कि सीधे उपस्थित नहीं होना, जैसे आधार लिंकिंग, ई KYC, ऑनलाइन कंप्लेन और बायोमेट्रिक। तो आप सीधे उपस्थित ना होकर इस प्रकार से भी फेसलेस का प्रयोग कर सकते हो। समाचार पन्नों से देखें तो 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया और 26वां कहाँ किया गया आयोजित? इंदौर में आयोजित किया गया। ये विशेष रूप से आपको 26वां जो है विशेष रूप से याद रखना है। 23 अगस्त 23 में कहाँ किया गया? इंदौर में। क्या लाभ है ई गवर्नेंस के और क्या चुनौतियां हैं, तो उनको देखें। तो देखो, प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, ये तो ठीक, अच्छी बात है ना। जैसे बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी ना, तो प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, है ना। भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पब्लिक और सरकार के मध्य पारदर्शी संबंध और व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन होगा। साथ ही चुनौतियां भी हैं कुछ इससे संबंधित, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट से संबंधित चीजों का अभाव है अभी भी। डेटा लीक की संभावना है, साइबर क्राइम का खतरा बना रहता है, शैक्षणिक पिछड़ापन है और जागरूकता में कमी, यह भी क्या है? ई गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां हैं। ई गवर्नेंस के प्रकार की बात करें तो देखो, ई गवर्नेंस में G2C इसे कहते हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कहलाता है। शासन से नागरिक जो है, शासन से नागरिक, इसे हम गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। जब गवर्नमेंट की जो किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचनाएं या सेवाओं को दूसरे कार्यालय से भेजा जाता है तो उसे कहते हैं G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इनको हम विस्तार से देखते हैं एक एक करके। देखो, G2G जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है? सरकार का कोई एक विभाग है, उसकी सूचनाएं किसी दूसरे विभाग को भेजनी है, लेकिन वो कैसे भेजी जा रही है? इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे ही कहते हैं G2G। इसमें विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा खाद्य संबंधी सूचनाओं को कृषि मंत्रालय को भेजना, ये इसके उदाहरण है। देखो, ये कैसे वर्क करता है? जैसे एक गवर्नमेंट कार्यालय है, वो अपनी वेबसाइट के माध्यम से दूसरे गवर्नमेंट कार्यालय तक सूचनाओं को भेज रहा है, तो यही है G2G। समाचार पन्नों से बात करें तो 17वें इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? 2023 में, जिसकी थीम थी अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट द रेट 100 थी। क्या थी? अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट द रेट 100 थी। और ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है, ये कहाँ? इंदौर में आयोजित किया गया है ई गवर्नेंस सम्मेलन। और ये कौन सा है? ये है डिजिटल
शिखर सम्मेलन, कौन सा? इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 17वां है। ये कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब आते हैं हम G2C पर, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है? सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क स्थापित होता है। किसके बीच? सरकार और नागरिकों के बीच। इसके माध्यम से सरकार क्या करती है? नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को आसानी से प्रदान कर किया जा सकता है। जैसे घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, पानी या बिजली का बिल प्राप्त करना, सूचना का अधिकार और IRCTC का प्रयोग करना, ये सब क्या है? G2C के अंतर्गत आते हैं। G2B में क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार और व्यापारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस सुविधा के माध्यम से अब देश का कोई भी व्यवसायी अनेक प्रकार के सरकारी कार्यों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। जैसे GST के लिए पंजीयन करवाना इसका एक उदाहरण है। G2E की बात करें तो इसमें क्या होता है? G2E में, इसमें गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज कहा जाता है। सरकार और कर्मचारियों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे कोई किसी विभाग की जानकारी किसी कर्मचारी को चाहिए तो वो ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकता है। अब आते हैं हम प्रमुख ई गवर्नेंस संबंधी ऐप पर। तो एक ऐप के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, समाधान ऐप। ये चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, समाधान ऐप। सारथी या मदद ऐप जो है वो रेलवे से संबंधित है, और सी विजिल ऐप भी चुनाव से संबंधित है, चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज करने से। रीयूनाइट ऐप जो है वो लापता बच्चों का पता लगाना। उत्तम ऐप जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। उत्तम ऐप किससे संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल संबंधी था। जनधन दर्शक ऐप बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाना है। जनधन दर्शक ऐप का संबंध। सचेत ऐप बैंक से धोखाधड़ी रोकने हेतु, और आरंभ ऐप जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सागरवाणी ऐप जो है ये सागरीय आपातकालीन चेतावनी हेतु। ई पाठशाला ऐप में NCERT की पुस्तकें आप पढ़ सकते हो, और मेघदूत ऐप मौसम संबंधी जानकारी देता है। ई साथी ऐप पुलिस सहायता के लिए है, और बाई ब्रेक ऐप जो है रोजाना काम और दिनचर्या के साथ तालमेल बनाते हुए तनाव को कम करने के लिए ऐप बनाया गया है। बाई ब्रेक ऐप। उमंग ऐप सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उमंग ऐप का प्रयोग आप कर सकते हो। गर्भ ऐप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की निगरानी के लिए, और दर्पण ऐप जो है वो डाक बीमा हेतु है। प्रमुख ई गवर्नेंस पोर्टल की बात करें तो PM दक्ष पोर्टल है, जो कौशल विकास पर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। PM दक्ष पोर्टल। और ई सहज जो है प्राइवेट कंपनियों हेतु सुरक्षा हेतु। ई औषधि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गवर्नेंस पोर्टल है, और निदान जो है बीमारियों की निगरानी हेतु है। माई GOV डॉट पोर्टल है सरकारी सेवाओं से संबंधित, और किसान पोर्टल किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए है। तो देखो, PM दक्ष पोर्टल कौशल विकास पर अल्पावधिक प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है पोर्टल है ये। और ई सहज पोर्टल जो है वो प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा के लिए। ई औषधि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि आयुष मंत्रालय से संबंधित है। और निदान पोर्टल जो है वो बीमारियों की निगरानी से संबंधित है। माई GOV पोर्टल जो है वो सरकारी सेवाओं से संबंधित है। किनसे? सरकारी सेवाओं से संबंधित है निदान पोर्टल। किसान पोर्टल किसानों की समस्याओं से, और ई मंडी पोर्टल कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीद विक्रय से संबंधित है। सगुन पोर्टल स्कूलों को आपस में जोड़ने से संबंधित है। सगुन पोर्टल कौन सा? सगुन पोर्टल। भारत श्री जो है एक डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसमें 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। और पेंसिल पोर्टल बाल श्रम निरोधक पोर्टल है। कैसा है पेंसिल पोर्टल? बाल श्रम निरोधक पोर्टल है पेंसिल पोर्टल। सेज पोर्टल की बात करें तो सेज पोर्टल जो है वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सेज यूनिवर्सिटी है भोपाल में, बहुत शानदार। मेरा एक बार एग्जाम था तो वहाँ मेरा जाना हुआ। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बनी है। गोवर्धन पोर्टल की बात करें तो जैविक ठोस अपशिष्ट के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए है गोवर्धन पोर्टल। तरंग पोर्टल जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन पर निगरानी रखने हेतु तरंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। तामग्र पोर्टल जो है, तामग्र पोर्टल केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का खनन हेतु पोर्टल है। और दीप पोर्टल जो है विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। एक तो धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजना में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने हेतु है। और माइक गिर गया। पोषण ज्ञान पोर्टल जो है वो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानकारी देता है। सेहत पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा तीनों सेनाओं के लिए डेली मेडिसिन कंसल्टेंस सेवा है सेहत पोर्टल। और सत्यभामा पोर्टल खनन मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए है सत्यभामा पोर्टल। आप सत्यभामा कृष्ण जी की सत्यभामा को मत समझ लेना।
अब कुछ विभिन्न राज्यों की ई गवर्नेंस पहलों को देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है ज्ञानदूत, ज्ञान संपर्क, हेड स्टार्ट, परिवहन में स्मार्ट को कार्ड, ई दक्ष, समग्र पोर्टल और एमपी ऑनलाइन। ये किसकी हैं? मध्य प्रदेश सरकार की हैं। याद रखनी है आपको, ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, हेड स्टार्ट, परिवहन में स्मार्ट कार्ड, ई दक्ष, समग्र पोर्टल और एमपी ऑनलाइन। राजस्थान सरकार द्वारा जनमित्र, लोकमित्र, ई मित्र और राजनिधि चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संभव और महाराष्ट्र सरकार द्वारा सेतु पोर्टल चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ई सेवा, भूभारती और सौ कार्यम चलाया जा रहा है। और जो आपको छत्तीसगढ़ सरकार का खजाना कार्यालय याद रखना है। खजाना कार्यालय क्या है? एक पोर्टल है खजाना कार्यालय। गोवा का है धारानी परियोजना पोर्टल है। और गुजरात में निर्मल गुजरात चिरंजीवी योजना कहाँ की है? गुजरात की है। हरियाणा में नई दिशा और जननी सुविधा योजना चलाई जा रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की लोक मित्र पोर्टल भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में डाकनेट और जन निगरानी, और झारखंड में खजाना, कंप्यूटरीकरण और सारथी आपको याद रखना है। आपको जो विशेष रूप से याद रखनी है एक और, वो है ई संपर्क। कहाँ की है? चंडीगढ़ की ई संपर्क है, याद रखनी है आपको ई संपर्क। अब हम आते हैं ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल पर। तो मैच्योरिटी मॉडल्स पर आते हैं इसके। किसी देश की ई गवर्नेंस की उपयुक्तता और प्रसार को समझने के लिए ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। इन मॉडलों में 1 से लेकर 6 चरण होते हैं। 2 चरण वाली ई गवर्नेंस परिपक्वता मॉडल उदाहरण रेडिक परिपक्वता मॉडल, जैसे सूची निर्माण करना और लेन देन इसमें शामिल है। 3 चरण वालों में क्या होता है? जैसे वर्ल्ड बैंक परिपक्वता मॉडल, प्रसारण होगा, फिर मेलजोल करना होगा, फिर लेन देन होगा। और सिरस्को परिपक्वता मॉडल, जैसे सूचना प्रसारण, लेन देन की क्षमता और नागरिकों से। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। इसको देखो आप, बलराम ऐप को। किसको? बलराम ऐप को। खेती के लिए वरदान बनेगा बलराम ऐप। यह ऐप किसानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ेगा। मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो, विभिन्न प्रकार के मॉडलों में जो शब्दों का अर्थ होता है ना, उसको समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे इन्फॉर्मेशन है, इसमें वेबसाइट के माध्यम से सरल जानकारी दी जाती है। इसे ब्रोशर वेयर के रूप में भी जाना जाता है। इंटरेक्शन, बातचीत, इस चरण में नागरिक, व्यवसाय और सरकार के बीच ईमेल और इंटरेक्टिव फीडबैक फॉर्म के बारे में संचार होता है। लेन देन की बात करें तो इसमें कर भुगतान, लाइसेंस, रेवेन्यू, टेंडर, अनुबंध, नीलामी, बोली आदि के लिए आवेदन और लेन देन आदि को शामिल किया जाता है। परिवर्तन की बात करें तो यह मॉडल का सबसे आखिरी और उत्तम चरण होता है। इसमें सरकार मौजूदा प्रक्रिया और कार्यों को बदलने में वाले बदलाव ला सकती है। इसे पूरे सिस्टम को ई गवर्नेंस में बदल दिया जाता है। कुछ नवीन सूचनाएं भी जोड़ी जाती हैं, इसी को कहते हैं परिवर्तन। सीधा सा अर्थ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ई गवर्नेंस संबंधी एब्रीविएशन देखना है तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे उमंग पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। सी विजिल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट सिटीजन्स फॉर योर कंट्री। एनकेएन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ई नाम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और प्रेरणा का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। प्रगति का जो फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और स्वान का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। पेंसिल पोर्टल जो है उसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नंबर नो चाइल्ड लेबर। स्मार्ट गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल, मॉडल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है।
ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कुछ अन्य पहले हैं, जैसे एमपी ऑनलाइन पोर्टल हो गया, इसका गठन जुलाई 2006 में किया गया था। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल का गठन कब किया गया? जुलाई 2006 में। एमपी ऑनलाइन जी2सी, जी2बी और बी2सी का उदाहरण है। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो 2011 में शुरू हुआ। इसका पुराना नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट रखा गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है। तो कब शुरू हुई भारत नेट प्रोजेक्ट? 2011 में शुरू हुई। ई चौपाल की बात करें, ई चौपाल ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है। क्या करता है ई चौपाल? ग्रामीण किसानों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है और आईटीसी लिमिटेड द्वारा कृषि आधारित व्यापार पहल है ई चौपाल। पेंसिल, यह केंद्रीय श्रम नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक बाल श्रम निरोधक पोर्टल है पेंसिल। ई कॉप्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार पुलिस सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु कंप्यूटरीकृत योजना है। हेड स्टार्ट जो है, ये जन शिक्षा केंद्रों से सभी छात्रों को कंप्यूटर सक्षम शिक्षा एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान प्रदान किया जाता है हेड स्टार्ट में। ज्ञान दूत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंट्रानेट के द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू राजस्व से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। किसको? ज्ञान दूत को। यह योजना धार जिले से वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। ग्राम संपर्क जो है वो ग्राम की जन शिकायत हो गए, जैसे सरकार के कार्यक्रमों को, हितग्राहियों को, संसाधन, बुनियादी सुविधाओं को। मध्य प्रदेश सरकार की एक सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी पहल है जो ग्राम संपर्क से संबंधित है। स्वान, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत संचालित बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों में से एक है। इसे मार्च 2005 में मंजूरी दी गई है। कब मिली है मंजूरी? मार्च 2005 में। भूमि की बात करें तो कर्नाटक सरकार भू द्वारा भू अभिलेख संग्रहित करने के लिए विकसित की गई है। भूमि एक पोर्टल है। अक्षय पोर्टल केरल सरकार का है जो 100% ई साक्षरता प्रदान करने की योजना है। और लोकमित्र जो है हिमाचल प्रदेश का है। खजाना कर्नाटक सरकार का G2G ई शासन पहल है, जिसे वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। प्रिया सॉफ्ट जो है यह पंचायती राज संस्थान का लेखा जोखा सॉफ्टवेयर है। और प्लान प्लस जो है यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई सनद 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन हेतु लॉन्च किया गया है। अब हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो 2015 में इसका प्रारंभ हुआ है। और डिजिटल इंडिया के 5 स्तंभ में स्तंभ को क्रांति कहा जाता है। ई मित्र योजना सर्वप्रथम बेंगलुरु में प्रारंभ की गई और ई गवर्नेंस को स्मार्ट शासन के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। यह 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ है। इसका विजन है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाएं बदलना। डिजिटल इंडिया विजन 3 प्रमुख क्षेत्र पर आधारित है: डिजिटल अवसंरचना, मांग प्रशासन एवं सेवाएं और नागरिक डिजिटल संरचना। इसके 9 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ब्रॉडबैंड राजमार्ग, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिकी डिलीवरी, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण, नेट जीरो आयात लक्ष्य, नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश भारत में ई गवर्नेंस पहल जो है ई दक्ष, ये मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश ज्ञानदूत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई। कहाँ से? धार जिले से हुई है। यह एक सरकार से नागरिक इंटरनेट आधारित सेवा पोर्टल है। मध्य प्रदेश ऑनलाइन की बात करें, एमपी ऑनलाइन की, तो नागरिकों के लिए सेवा पोर्टल है। और मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2012 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय सेवा ई गवर्नेंस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए राज्य मिशन मोड परियोजना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के सभी भागीदार के साथ लोक सेवा केंद्र को एक मजबूत और विश्वसनीय नेटवर्क के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 181, जो 2014 में प्रारंभ हुआ था और एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। मुख्यमंत्री जन सेवा पर दिसंबर 2020 में शुरू हुआ। यह मुख्यमंत्री जन सेवा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत एक अभिनव सार्वजनिक सेवा प्रणाली है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की बात करें जो 2017 में प्रारंभ हुई। इसकी प्रमुख योजनाएं सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचा परियोजना आदि की प्रगति को ट्रैक करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा ई गवर्नेंस पहल जो है विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया है। और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की प्रारंभ 2005 में हुआ था मध्य प्रदेश में।
पंचलेखा की बात करें तो यह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सिस्टम है। पंचलेखा क्या है, 2005 में शुरू हुआ। और परख क्या है, बुनियादी सेवा प्रबंधन प्रणाली है परख। जल मुलायम फेमिस जो है, यह जल संसाधनों को प्रभावी प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है, जल मुलायम। सामान्य सेवा केंद्र CSC जो है, यह मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस का विस्तार करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है। प्रिज्म जो है, संपत्ति पंजीकरण सूचना प्रणाली मॉड्यूल। प्रिज्म एक परियोजना एकल खिड़की है ई गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से उप पंजीयन, संपत्ति का मूल्यांकन, पट्टे, कार्यालय सभी गतिविधियों को स्वचालित करती है। समाधान ऑनलाइन आवेदनों की प्रगति की निगरानी और ट्रैक करने की सुविधा है। और मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप IT मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग की एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के विकास के लिए कार्य करती है। MP मोबाइल राज्य की एक गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में प्रदेश के हर कोने में प्रत्येक नागरिक तक पारदर्शी, सुविधाजनक तरीके से कम मूल्य पर उपलब्ध कराना है। प्रोजेक्ट विद्या का पूरा नाम वीडियो इंटरेक्टिव डेडिकेटेड फॉर योर अवेयरनेस है, इसका फुल फॉर्म है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है ABC 29 जुलाई 2021 को शुरू हुई। और वर्चुअल स्टोर हाउस, और जो हर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट को रिकॉर्ड रखेगा वो क्या है, ABC अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। स्वयं जो है ये 9 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। स्वयं शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक कार्यक्रम पोर्टल है जिसे शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांत पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ई पाठशाला पोर्टल ऐप जो है वो नवंबर 2015 में शुरू हुआ है, ई पाठशाला पोर्टल। और उमंग ऐप जो है एक मोबाइल आधारित ऐप है जो डिजिटल इंडिया के तहत ई गवर्नेंस के लिए चलाया जा रहा है। उमंग ऐप इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। इसका उमंग का विस्तारित रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप से आप सरकारी सेवाओं की जानकारी निकाल सकते हो। ई प्रोक्योरमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक खरीद, जिसे ई खरीद आपूर्ति विनियोग के रूप में जाना जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन मंगाने, ऑर्डर करने के लिए खरीदने की प्रक्रिया है। ये G2B, G2G और G2C का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के प्रमुख ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में MP टेंडर्स, जेम, एक मिनट रुकिएगा, MP टेंडर्स, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम इसमें शामिल है। मिशन मोड परियोजना की बात करें तो मिशन मोड प्रोजेक्ट में 31 मिशन शामिल हैं जिन्हें राज्य और केंद्रीय और एकीकृत समेकित परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय मिशन मोड प्रोजेक्ट, राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट और समेकित मिशन मोड प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। राज्य डेटा सेंटर की बात करें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की ई गवर्नेंस पहल का समर्थन करने के लिए राज्य डेटा सेंटर का मुख्य बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में पहचान की गई है। ये G2G, G2C और G2B सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने के लिए सेवाओं, अनुप्रयोगों, बुनियादी ढांचे को समेकित करने के लिए राज्यों को बनाए गए हैं, राज्य डेटा सेंटर बनाए गए हैं। विगत वर्षों में आयोग के इर्द गिर्द देखें कहां से किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी पता करने निम्न में से जियो सर्च द्वारा लगाया जा सकता है। और ई नाम का अर्थ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं, 9 स्तंभ हैं। अभी हमने देखा था डिजिटल इंडिया के जो है वो 9 स्तंभ है। जीवन प्रमाण एक पेंशन पोर्टल है, क्या है, पेंशन पोर्टल है। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना 1976 में की गई थी। भारत नेट परियोजना का पुराना नाम OFC था, क्या था, OFC। और MP टास्क जनजातीय मामलों के विभाग से संबंधित है। भीम ऐप डिजिटल भुगतान से संबंधित है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जियो फॉरेस्ट है, कौन सा है, जियो फॉरेस्ट है। प्रोजेक्ट फ्रेंड केरल राज्य से संबंधित है। ई विज पोर्टल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई और भारत सरकार द्वारा NMEICT परियोजना शिक्षण विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए प्रारंभ की गई है।
सफल ई गवर्नेंस कार्यान्वयन के लिए बुनियादी आवश्यकता आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा और आईसीटी साक्षरता नागरिक है। ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन है तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था। आईआरसीटीसी पोर्टल से संबंधित है गवर्नमेंट टू सिटीजन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई है और एक राज्य मिशन मोज प्रोजेक्ट संबंधित है ट्रेजरी से। मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है आरोग्य सेतु, डिजिटल लॉकर और केबिन पोर्टल, साथ ही दीक्षा पोर्टल भी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये था ई गवर्नेंस वाला टॉपिक। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। तो इसको हमें अगले टॉपिक को देखना है।